स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शीतलपुर नाम के एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। उनमें से पहला दोस्त जो कि एक घोड़ों का व्यापारी था, उसका नाम था रुस्तम। वो दूर दराज के देशों से बढ़िया किस्म के घोड़े खरीदता और फिर उन्हें ऐसी जगहों पर बेचता जहां पर घोड़ों की कमी होती थी। रुस्तम के पास एक बहुत बड़ा अस्तबल भी था जिसमें हमेशा 25-30 ऊंची नस्ल के घोड़े बंधे रहते। इन घोड़ों की देखभाल के लिए उसके पास कई नौकर चाकर भी थे। दूसरा दोस्त जिसका नाम था रतन सेन, वो एक जोहरी का काम करता था। हीरे जवाहरात और मोतियों का वह बहुत ही बड़ा पारखी था। उसे भी अपने कारोबार के सिलसिले में कई बाहर के देशों की यात्रा पर जाना पड़ता था। रतन सेन के पास धन माल की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी नौकरों की एक पूरी फौज रहा करती थी। और तीसरा दोस्त जिसका नाम था रामधन, वो एक खेतीहर किसान था। साथ ही साथ वो गांव का मुखिया भी था। अक्सर गांव के लोग अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए रामधन के पास आया करते थे। रामधन अपनी समझदारी और अक्लमंदी से गांव वालों के झगड़ों का चुटकी में निपटारा कर दिया करता था। इसीलिए पूरे गांव में रामधन की बहुत ही इज्जत थी। ये तीनों दोस्त वैसे तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, पर जब भी उन्हें समय मिलता वे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते। एक दिन की बात है, रामधन के घर पर तीनों दोस्तों की मुलाकात हुई तो रामधन अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहने लगा, दोस्तों, अगले महीने से कार्तिक मास शुरू होने वाला है और मेरा मानना ये है कि इस पवित्र महीने में हमें तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि धन कमाते कमाते तो हमारी सारी जिंदगी निकल जाएगी और हमें कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए भी निकालना चाहिए ताकि हमारा परलोक सुधर सके। तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? जौहरी रतन सेन कहने लगा, भाई रामधन, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगती है। सच पूछो तो पैसा कमाते कमाते अब मैं थक चुका हूँ और कुछ समय भगवान की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। और फिर रुस्तम कहने लगा, तो आज से 3 दिन के बाद हम तीनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि इन 3 दिनों में हम अपने सभी जरूरी काम निपटा लेंगे। और इस तरह से तीनों दोस्तों ने फैसला कर लिया कि वो तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। इन 3 दिनों में तीनों दोस्तों ने अपने सभी जरूरी काम निपटा लिए और फिर वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए इकट्ठे हुए। यात्रा शुरू हुई। 3-4 दिन के बाद उन्होंने एक नगर में एक सराय में पड़ाव डाला, क्योंकि वे यात्रा करते हुए काफी थक चुके थे और अब आराम करना चाहते थे। लेकिन शायद दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। हुआ ये कि जिस सराय में वो रुके थे, रात के समय उसमें आग लग गई। जैसे तैसे उन तीनों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आग और धुएं के कारण वे तीनों अंधे हो गए। अपने भाग्य को कोसते हुए वो अपने घर वापस लौट आए। अब उन तीनों का जीवन बहुत ही कठिन हो चुका था। उन्हें अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरी तरफ उनकी आमदनी भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि अंधा होने के कारण वो किसी भी तरह के व्यापार को करने के काबिल नहीं रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और उनके पास जो भी धन था वो कम होता जा रहा था। एक समय वो भी आ गया जब उन तीनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, परंतु तीनों की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। बस यूं समझ लीजिए कि वो तीनों अब एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन जब तीनों दोस्त बैठे हुए थे तो रामधन कहने लगा, दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम तीनों दोस्तों की आंखें चली गई और अब तो हालत ये हो गई है कि घर में खाने के भी लाले हो गए हैं। इस अंधेपन के कारण ना तो हम कोई काम कर सकते हैं और ना ही कोई व्यापार कर सकते हैं। जो भी जमा पूंजी हमारे पास थी अब तो वो भी खत्म हो चुकी है। मुझे तो बहुत ही चिंता होने लगी है कि आगे का हमारा भविष्य कैसा होगा, हम किस प्रकार अपना जीवन बिता पाएंगे। तब घोड़े का व्यापारी अंधा रुस्तम कहने लगा, दोस्तों, जो होना था
वो तो अब हो चुका। अब हमारी आंखें तो वापस आने से रही, पर आने वाली जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। क्योंकि अंधा होने से पहले मैं घोड़ों का व्यापार करता था और अक्सर ही अपने घोड़ों को बेचने के लिए दूर दराज के देशों के राजाओं के साथ मेरा उठना बैठना था। कई देशों के राजा तो मेरी बहुत ही इज्जत करते थे। ऐसे ही वीरपुर के राजा वीरसेन से मेरे बहुत ही दोस्ताना संबंध थे। मुझे लगता है कि हम तीनों को एक बार वीरपुर जाकर राजा वीरसेन से मिलना चाहिए। वो हम तीनों अंधों की अवश्य ही सहायता कर सकते हैं। रामधन कहने लगा, भाई रुस्तम, भला एक राजा के दरबार में हम 3 अंधों का क्या काम होगा? राजा वीरसेन हम तीनों की सहायता क्यों करेंगे? तब जौहरी रतन सेन कहने लगा, लेकिन फिर भी हमें राजा वीरसेन के पास जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। ये सोचकर वे तीनों लोग वीरपुर के लिए रवाना हो गए। वीरपुर का राजा वीरसेन रुस्तम को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता था। कई बार उसने रुस्तम से अच्छी नस्ल के कई घोड़े खरीदे थे। जब वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसे पहचान लिया। रुस्तम ने वीरसेन को अपनी सारी व्यथा सुनाई कि किस तरह वो एक दुर्घटना के कारण अंधा हो गया और अब वह सहायता के लिए राजा के दरबार में आया है। राजा ने जब उन तीनों की कहानी सुनी तो उसे तीनों पर बहुत ही तरस आने लगा। राजा ने कहा, अगर मैं आप तीनों को अपने दरबार में रख लूं तो आप मेरे लिए क्या कर पाएंगे? आप तीनों तो अंधे हैं। तब रुस्तम ने कहा, महाराज, बेशक हम तीनों की आंखें जा चुकी हैं, परंतु हम तीनों अपने अपने हुनर के माहिर हैं और मुझे लगता है कि हम सलाहकार के तौर पर आपके दरबार में काम आ सकते हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं पिछले कई सालों से घोड़ों का व्यापार कर रहा हूँ और मुझे हर किस्म के घोड़े की अच्छी तरह से पहचान है। यदि आपको कभी घोड़ा खरीदना होगा तो मैं आपकी उसमें सहायता कर सकता हूँ। घोड़ा कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है, अच्छी या घटिया, वो शिकार के लायक है या युद्ध पर जाने के, ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है रुस्तम, मैं तुम्हें अपने दरबार में जगह दे सकता हूँ। इसके बाद रतन सेन आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, अंधा होने से पहले मैंने कई सालों तक जौहरी का काम किया है और मैं हर तरह के हीरे, जवाहरात और मोतियों की परख कर सकता हूँ। हाथों से छूकर बता सकता हूँ कि कोई हीरा असली है या नकली। राजा ने कहा, ठीक है रतन सेन, अगर तुम में ये खास बात है तो हम तुम्हें अपने दरबार में जगह देंगे। इसके बाद तीसरा दोस्त यानी रामधन आगे आया और कहने लगा, महाराज, मेरा नाम रामधन है। मैं ना तो घोड़ों का व्यापारी हूँ और ना ही मुझ में हीरे मोती परखने की योग्यता है, परंतु अपने गांव में मैं मुखिया था और लोगों के झगड़े सुलझाने, उनकी समस्याओं को दूर करने की कला मुझ में है और इस तरह से कई मुकदमों का फैसला करने के बाद मुझ में इतनी काबिलियत आ गई है कि मैं इंसानों की परख कर सकता हूँ। अंधा होने के बावजूद भी मैं किसी भी औरत या मर्द के वर्ताव से आपको ये बता सकता हूँ कि वो कैसा है। इंसान की फितरत को परखना मेरी खासियत है। राजा ने कहा, ठीक है रामधन, हमें तुम जैसे इंसान की बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन तीनों के लिए आप महल के मेहमान खाने में रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। ये तीनों आज से हमारे महल में ही रहेंगे। जब भी हमें इनकी आवश्यकता होगी तो हम इन्हें दरबार में बुला लिया करेंगे। इस तरह से अब वो तीनों अंधे राजा के महल में सलाहकार के तौर पर रहने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास एक बहुत ही ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने के लिए आया। उस सौदागर ने जब राजा को वो घोड़ा दिखाया तो घोड़े की तारीफ करते हुए वो कहने लगा, महाराज, ये अरब देश का अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का दूसरा घोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसकी रफ्तार ऐसी है मानो बिजलियां कड़क रही हों। आप चाहें तो इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार दें, ये हमेशा आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। राजा उस घोड़े की कद काठी और उसके शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घोड़े को खरीदने का फैसला कर लिया। सौदागर ने कहा, महाराज, क्योंकि यह घोड़ा बहुत ही खास है, इसलिए इसकी कीमत
10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा का माथा ठनका। सोचने लगा, आज तक मैंने इतनी ऊंची कीमत का घोड़ा नहीं खरीदा। इतना महंगा घोड़ा खरीदने से पहले क्यों ना मैं अंधे रुस्तम की सलाह ले लूं। ये सोचकर राजा ने अपने एक नौकर को भेजा कि वो रुस्तम को बुलाकर लेकर आए। जब रुस्तम वहां पर पहुंचा तो वो हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को देखने लगा। कुछ देर तक उस घोड़े को हाथों से टटोलने के बाद रुस्तम कहने लगा, महाराज, मेरा फैसला ये है कि ये घोड़ा बिल्कुल बेकार है और आप जैसे राजा के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर घोड़े के सौदागर को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। उसने गुस्से में राजा से कहा, हजूर, ये तो एक अंधा आदमी है, घोड़े के भले बुरे की इसको क्या पहचान। अंधा रुस्तम अभी तक चुपचाप खड़ा था। जब घोड़े के सौदागर ने उसके बारे में ऐसी बात की तो वो सौदागर की बात सुनकर कहने लगा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो ये अंधा भी कुछ कहना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दी तो रुस्तम कहने लगा, महाराज, असल में ये घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिला कर इस काबिल बना दिया गया है कि दूर से देखने पर ये अच्छा लगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक इस पर किसी ने सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो ये घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इस घोड़े पर सवार होकर देख लीजिए। घोड़ा एक कदम भी नहीं चलेगा और बिदकना शुरू कर देगा। रुस्तम की बात सुनकर राजा ने फौरन अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का हुक्म दिया। उस सिपाही के घोड़े पर बैठते ही घोड़ा बुरी तरह से बिदकने लगा। ये देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो घोड़ा एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। राजा अब रुस्तम की काबिलियत देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने सौदागर को फटकार लगाई कि तुम इस राज्य में आकर हमारे साथ धोखा करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हारे ऊपर 10,000 अशर्फियों का जुर्माना लगाया जाता है और ये अशर्फियां तुमसे वसूल करके अंधे रुस्तम को दी जाएंगी। और फिर ऐसा ही किया गया। 10,000 अशर्फियां घोड़े के सौदागर से लेकर अंधे रुस्तम को दे दी गईं। राजा के खजाने में एक बहुत ही बेशकीमती और बड़े आकार का मोती था। राजा चाहता था कि उसके पास बिल्कुल इसी तरह का एक और मोती भी होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक जौहरी राजा को ठीक उसी तरह का एक मोती और पेश करने के लिए आया। राजा को वो मोती बहुत ही पसंद आया। राजा ने जौहरी से वो मोती खरीदने की इच्छा जाहिर की। जौहरी ने कहा, महाराज, इस मोती की कीमत 5,000 अशर्फियां हैं। तब राजा ने सोचा, क्यों ना मोती को खरीदने से पहले अंधे रतन सेन की सलाह लेनी चाहिए। उसने तुरंत एक नौकर को भेजकर अंधे रतन सेन को बुलवाया। रतन सेन वहां पर आया और हाथों में मोती को लेकर वो कुछ देर तक उसे टटोलता रहा और फिर जो मोती राजा के पास था उसे भी अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक उसे जांचता परखता रहा। कुछ देर के बाद उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हजूर, ये मोती जिसे आप 5,000 अशर्फियां देकर खरीदना चाहते हैं, ये बिल्कुल नकली है। जो जौहरी उस मोती को बेचने आया था, उसने जब रतन सेन की ये बात सुनी तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वह अंधे रतन सेन को बुरा भला कहने लगा। राजा से वो कहने लगा, हजूर, ये आदमी तो अंधा है, भला इसे मोती की क्या पहचान। जौहरी की बात सुनकर राजा ने रतन सेन से पूछा, तुमने इस मोती को नकली क्यों बताया? क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? रतन सेन ने उसी समय एक नौकर से एक पत्थर मंगवाया। इसके बाद रतन सेन ने राजा का मोती लिया और उस मोती को जमीन पर रखकर पत्थर की एक जोरदार चोट मारी, लेकिन पत्थर की चोट से मोती फिसलकर दूर जा गिरा। अब रतन सेन ने जौहरी का मोती जमीन पर रखा और इस पर पहले की ही तरह पत्थर से चोट मारी। पत्थर की चोट खाते ही जौहरी का मोती चकनाचूर हो गया। ये देखकर राजा हैरान रह गया। उसने जौहरी को फटकारते हुए कहा, तुम एक राजा के साथ बेईमानी करना चाहते थे। हम चाहें तो अभी के अभी तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, पर हम व्यापारियों की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, परंतु धोखेबाजी करने की सजा तुम्हें जरूर दी जाएगी। तुम्हारे लिए सजा ये है
कि तुम्हें 5,000 अशर्फियों का जुर्माना भरना पड़ेगा। और इस तरह राजा ने उस जौहरी से 5,000 अशर्फियों का जुर्माना लिया और वो अशर्फियां रतन सेन को दे दी। राजा रतन सेन के काम से भी बहुत ही खुश था कि रतन सेन के रूप में उसे एक बहुत ही गुणी आदमी मिल गया है। और फिर राजा ने फैसला किया कि उसने 2 अंधे आदमियों का तो इम्तिहान ले लिया है, ये दोनों मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं, क्यों ना अब तीसरे अंधे यानी रामधन का भी इम्तिहान ले लिया जाए, जिससे कि उसकी काबिलियत भी साबित हो सके। उसने कहा था कि वो इंसानों की परख कर सकता है, किसी भी औरत या मर्द के बारे में वो बता सकता है, तो क्यों ना मैं उस रामधन से अपनी रानी के बारे में कुछ पता करूं। ये सोचकर राजा ने रामधन को अकेले में अपने पास बुलाया और कहने लगा, हम तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुमने कहा था कि तुम किसी भी स्त्री या पुरुष के व्यवहार के बारे में बता सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी यानी महारानी के बारे में हमें कुछ बताओ। रामधन फौरन इसके लिए तैयार हो गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपको महारानी जी के बारे में अवश्य बताऊंगा। इसके लिए उन्हें यहाँ पर बुलाना होगा। राजा ने तुरंत एक दासी को आदेश दिया कि वो रानी को बुलाकर लाए। दासी दौड़ती हुई रानी के कमरे में गई तो रानी ने जवाब में ये कहलवा दिया कि मैं अभी मुंह हाथ धो रही हूँ। थोड़ी देर के बाद दासी एक बार फिर से रानी के पास पहुंची। तब रानी ने जवाब दिया कि मैं अभी श्रृंगार कर रही हूँ। तीसरी बार जब दासी रानी के पास पहुंची तो वो कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल रही हूँ। दासी एक बार फिर से रानी के कमरे में गई तो रानी ने कहलवाया कि मैं अभी बाल बना रही हूँ। इस तरह से दासी जितनी बार भी रानी के कमरे में गई तो रानी ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया और अंधे रामधन के सामने आने से वो घबराती रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रामधन ने राजा को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे आपकी रानी के ऐसे बर्ताव से ये शक हो रहा है कि ये किसी अच्छे खानदान की नहीं है। मुझे लगता है कि ये पहले किसी राजा के यहाँ पर दासी रह चुकी है। राजा ने पूछा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। रामधन कहने लगा, हजूर, मैं एक अंधा हूँ, भला मेरे सामने रानी को श्रृंगार करके ठाठ बाट से आने की क्या जरूरत है। वो तो हर बार बहाने बनाती रही। इससे मुझे शक हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए तो वो मेरे सामने आने से कतरा रही है। रानी के बारे में सच्चाई जानकर राजा को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आया। राजा ने उसी वक्त अपने ससुराल कुछ सिपाहियों को भेजा और सच्चाई मालूम करवाई। सिपाहियों के जरिए राजा को ये बात मालूम हुई कि रानी एक राजघराने की नहीं बल्कि किसी छोटे खानदान की है। तो राजा बहुत ही हैरान रह गया। अब वो अपनी रानी पर तो जुर्माना नहीं कर सकता था। राजा ने अंधे रामधन को 5,000 अशर्फियां अपनी तरफ से इनाम में दी। 2 दिन के बाद राजा ने फिर से एक बार रामधन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम हमारे मंत्री के बारे में कुछ बता सकते हो। रामधन कहने लगा, हजूर, आपके मंत्री के बारे में बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मंत्री एक नंबर का मक्कार आदमी है। राजा ने पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब रामधन कहने लगा, हजूर, आपकी पत्नी के बारे में मैंने जो राज आपको बताया था वो इस पूरे महल में आपको और आपके मंत्री को ही मालूम है कि रानी एक छोटे खानदान से है। लेकिन अब ये खबर पूरे नगर में फैल चुकी है। भला ये कैसे हो सकता है। जरूर आपके मंत्री ने ये बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई होगी। उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कही होगी और फिर पड़ोसन ने किसी और मिलने वाली से उसका जिक्र किया होगा। इस तरह ये बात पूरे नगर में फैल गई, जिससे पता चलता है कि आपके मंत्री के पेट में कोई राज की बात पच नहीं सकती। राजा ने फौरन अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हमारी पत्नी से जुड़े हुए राज को तुमने किसी से कहा था। मंत्री ने कहा, हजूर, ये बात मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताई थी। अब राजा को पक्का यकीन हो गया कि अंधा रामधन बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस तरह से राजा ने अब तीनों अंधों का इम्तिहान ले लिया। इसके बाद राजा ने तीनों अंधे दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम तीनों मेरे इम्तिहान में बिल्कुल खरे उतरे हो। अंधे होने के बावजूद भी आप लोग बहुत ही गुणी और अक्लमंद हैं, इसीलिए
मैं आप तीनों को अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर रखता हूँ। आज से आपके रहने और खाने की व्यवस्था महल में ही की जाएगी। इस तरह तीनों मित्र अब राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। अब राजा भी इस बात से खुश था कि उसके दरबार में 3 बहुत ही गुणी और अक्लमंद दरबारी आ गए हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है। सूरजगढ़ नाम के एक गांव में चमन नाम का एक आदमी रहता था। चमन का कोई अपना परिवार नहीं था, वो बिल्कुल अकेला ही था। चमन अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव या आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था। स्वभाव से वो बड़ा ही चतुर और चालाक आदमी था। एक दिन की बात है, चमन जब नदी पार के दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। चमन ने उसे उठा लिया। देखने में वो चीज किसी हीरे की तरह से मालूम पड़ती थी। चमन लाल उस वस्तु को लेकर अपने घर पर आ गया। उसने हीरे जैसी दिखने वाली उस चीज को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब वो बिल्कुल हीरे जैसी मालूम पड़ती थी, परंतु असल में वो कांच का एक टुकड़ा ही थी। चमन लाल ने इस वस्तु को किसी जौहरी के पास जाकर बेचने का फैसला किया। उसी समय चमन नगर के एक बहुत ही बड़े जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए जा पहुंचा। उस नगर का सबसे बड़ा जौहरी था सेठ रतनलाल। उनकी दुकान पर बेशुमार हीरे जवाहरात रहते थे। ये जौहरी हीरों का बड़ा ही पारखी था। इसके पास एक से एक नायाब हीरा रहता था। सेठ रतनलाल के ग्राहकों में नगर के अमीर लोगों के अलावा कई राज्यों के मंत्री, दीवान और राजा महाराजा भी थे। उसकी दुकान पर अक्सर राज परिवार के लोग भी आया करते थे। ये जौहरी किसी भी हीरे को देखते ही उसकी कीमत बता दिया करता था। इसके जैसा पारखी जौहरी पूरे नगर में कोई दूसरा नहीं था। जब चमन लाल जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो कहने लगा, सेठ जी, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती और नायाब हीरा लेकर आया हूँ। ये हीरा पिछली कई पुश्तों से हमारे खानदान ने संभाल कर रखा है। मेरी माँ की मौत के बाद अब ये हीरा विरासत में मुझे मिला है। सच बात तो ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। ये इतना बड़ा है कि मैं इसकी अंगूठी बनवा कर नहीं पहन सकता और अपने घर पर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बहुत ही गरीब हूँ। मुझे गुजर बसर करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए ये हीरा बेचने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो कीमती हीरा देखने के लिए बेचैन हो गया। चमन लाल ने वो हीरा जौहरी के सामने रख दिया। जौहरी ने जैसे ही उस हीरे को देखा तो देखते ही वो हंसने लगा। जौहरी ने एक नजर में ही हीरे को पहचान लिया था कि ये हीरा नहीं बल्कि मात्र एक कांच का टुकड़ा था। चमन लाल को देखकर वो घूरने लगा और कहने लगा, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आए हो। तेरी अकल घास चरने तो नहीं गई। ये सुनकर चमन लाल एक बार तो घबरा गया। वह मन ही मन में समझ गया था कि अगर सेठ इस हीरे को नकली बता रहा है तो ये जरूर कांच का टुकड़ा ही होगा, क्योंकि पूरे नगर में इसके जैसा पारखी जौहरी कोई नहीं है। फिर भी चमन लाल ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया गया हो। कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, सचमुच ये एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है जो मेरे परदादा ने मेरे दादा को दिया, मेरे दादा ने मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी ने मरते हुए मेरी माँ को दिया था। इस खानदानी निशानी को हमने बरसों तक संभाल कर रखा है। मेरे घरेलू हालात इस समय खराब हैं, इसीलिए मैं इस अनमोल हीरे को मजबूरी में बेच रहा हूँ। और मैं कौन सा कहता हूँ कि आप ही इस हीरे को मुझसे खरीद लीजिए। आपकी दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते रहते हैं। आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब भी किसी ग्राहक को पसंद आए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी हीरा बिके
मैं तब आकर पैसे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? चमन लाल की बातें सुनकर जौहरी सोच में पड़ गया और फिर कुछ विचार करने के बाद उसने वो नकली हीरा अपने पास रख लिया और कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि इस हीरे को कितनी कीमत पर बेचूं? चमन लाल फौरन कहने लगा, कम से कम 10,000। जौहरी एक बार फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा ये हीरा 10,000 में कभी नहीं बिकेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वायदा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास छोड़ जाओ। अगर किसी ने ये मुझसे खरीद लिया तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। चमन लाल ने वो हीरा सेठ के हवाले कर दिया और अपने गांव वापस लौट गया। 3 महीने गुजर गए, लेकिन चमन लाल का वो हीरा जौहरी के पास वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। एक दिन किसी राजकुमारी का सेवक जौहरी की दुकान में आया और कहने लगा कि वो अपने राज्य की राजकुमारी के कहने पर एक बहुत ही बेशकीमती हीरा खरीदने के लिए यहाँ पर आया है। राजकुमारी मोतियों की माला में हीरे को पिरोकर अपनी किसी सहेली को उपहार में देना चाहती है। अब क्योंकि पूरे नगर में तुम्हारे जैसा बड़ा और समझदार जौहरी कोई नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने राज दरबार के उस सेवक की खूब खातिरदारी की और फिर एक से एक बेशकीमती हीरा उसे दिखाने लगा। वो आदमी बड़े ही ध्यान से हीरों को देखता रहा और वाह वाह करता रहा, मगर अपने मतलब की कोई भी चीज उसे नजर नहीं आई। कोई हीरा महंगा था तो उसका आकार ठीक नहीं था। अगर किसी हीरे का आकार ठीक होता तो देखने में उसे पसंद नहीं आता। जो हीरा उसे पसंद आता तो उसकी कीमत बहुत ही कम होती। इस तरह से वो हीरे में कोई ना कोई कमी निकालता जा रहा था और सेठ से कहता कि सेठ जी कुछ और दिखाइए। इतने सारे हीरे दिखाकर सेठ अब थक चुका था। अब तो उसके पास कोई ऐसा हीरा नहीं बचा था जो उसने सेवक को नहीं दिखाया हो। अचानक उसे चमन लाल का दिया हुआ हीरा याद आया। एक बार तो वो हीरा दिखाते हुए सेठ के मन में शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो नगर का सबसे बड़ा जौहरी होते हुए भी एक कांच के टुकड़े को हीरा बताकर दिखा रहा है, मगर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जौहरी सेठ ये समझ चुका था कि इस आदमी को हीरों की कोई परख और समझ नहीं है, ये कोई अनाड़ी है। सेठ ने चमन लाल का दिया हुआ हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हजूर, मैं अपने सारे हीरे आपको दिखा चुका हूँ जो आपको पसंद नहीं आए। बस अब ये ही एक हीरा बचा है जो मेरे किसी दोस्त ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लीजिए, हो सकता है ये आपको पसंद आ जाए। उस नकली हीरे को देखते ही वो आदमी उछल पड़ा और कहने लगा, वाह वाह, क्या शानदार चीज निकाली है आपने, क्या चमक है, क्या नक्काशी है। मुझे तो ऐसी ही नायाब चीज की तलाश थी। हमारी राजकुमारी इस शानदार हीरे को देखकर खिल उठेगी। बताइए इस हीरे की क्या कीमत है, ताकि अभी के अभी सौदा पक्का हो जाए। सेठ इस आदमी की बेवकूफी पर मन ही मन बड़ा ही खुश हो रहा था। सोचने लगा, ये आदमी तो मुझे दिमाग से पैदल लगता है, जो इतने कीमती हीरों को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को खरीदना चाहता है। जौहरी ने सोचा, अगर इस हीरे की कीमत कम बताऊंगा तो ये इसे सस्ता मानकर वापस रख देगा, क्योंकि ये राज दरबार से आया है। इसके लिए 10,000 कुछ भी नहीं होंगे। क्यों ना मैं इससे 20,000 मांग लूं। इनमें से 10,000 चमन लाल को दे दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा। इस तरह से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। कुछ सोचने के बाद सेठ ने कहा, हजूर, हीरे के मालिक ने इसकी कीमत 20,000 रखी है। ठीक है, कीमत तो ठीक है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, मगर बात यह है कि मैं इतनी रकम अपने साथ नहीं लाया। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 5,000 है। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ 5,000 बयाने के तौर पर रख लीजिए। बाकी की रकम मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको देकर ये हीरा ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तब सेवादार कहने लगा, ठीक है, तो सौदा पक्का, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर बाकी की रकम लेकर ना आया तो मैंने जो 5,000 आपको दिए हैं वो आपके हो जाएंगे,
परंतु अगर आपने इस 1 हफ्ते के अंदर इस हीरे को किसी और को बेच दिया तो आपको मुझे 5,000 मेरे और 5,000 जुर्माने के तौर पर यानी 10,000 वापस करने होंगे, क्योंकि मैं ये हीरा राजकुमारी के लिए ले रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। इसीलिए ये शर्त मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है हम दोनों के लिए ये शर्त बिल्कुल ठीक रहेगी। जौहरी कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आखिरकार इस शर्त को एक सौदे के रूप में लिख लिया गया। दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए और फिर वो आदमी 5,000 देकर वहां से चला गया। अब सेठ के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह खुद को बड़ा ही खिलाड़ी समझ रहा था और उस आदमी को अनाड़ी, जिसकी वजह से उसे इतना मुनाफा होने जा रहा था, वो भी बिना किसी मेहनत के। 2 दिन बाद की बात है। जौहरी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी चमन लाल वहां से गुजरा। सेठ को बैठा हुआ देखकर वो दुकान में आ गया। हालचाल पूछने के बाद वो कहने लगा, सेठ जी, मेरी दी हुई अमानत आपके पास कई महीने से पड़ी हुई है। अगर वो हीरा आपने बेच दिया है तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए, और अगर आपने उसे नहीं बेचा तो वो हीरा मुझे वापस दे दें। मैंने सुना है कि नगर में किसी राजकुमारी का कोई सेवादार यहाँ पर आया हुआ है जिसे बेशकीमती हीरे की तलाश है। हो सकता है मेरा हीरा उसे पसंद आ जाए, वह उसे खरीद ले। चमन लाल ने जब ये बात कही तो जौहरी के ऊपर मानो बिजली सी गिर पड़ी। उसके होश ही उड़ गए। सोचने लगा कि अब वो क्या करे। अगर चमन लाल को वो ये बता दे कि उसका हीरा राजकुमारी के सेवक को वो पहले ही बेच चुका है तो किसी न किसी तरह से वो ये बात जान जाएगा कि सौदा 20,000 में तय हुआ है और फिर उसको पूरी रकम चमन को देनी होगी। और अगर मैंने पूरी रकम इसे नहीं दी तो ये शहर में उसकी बदनामी कर सकता है। इस तरह से मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और फिर मेरे पास कोई हीरे खरीदने के लिए नहीं आएगा। अगर उसने चमन लाल को उसका हीरा वापस दे दिया तो राजकुमारी के सेवादार को 10,000 जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे। अच्छी तरह से सोचने के बाद जौहरी ने इस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब निकाली और कहने लगा, भाई, मुझे तुम्हारा हीरा परखने में कुछ गलती हो गई थी। जब बाद में मैंने तुम्हारे हीरे को देखा तो सचमुच वो बहुत ही कीमती है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा हीरा खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर चमन लाल खुशी से उछल पड़ा। क्या सचमुच तुम उस हीरे को खरीदना चाहते हो? लेकिन तुम तो उस हीरे को कांच का टुकड़ा बता रहे थे। अरे भाई, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब बात मेरी समझ में आ चुकी है। अच्छा, तो अब मेरे उस हीरे की क्या कीमत दोगे तुम? वही जो तुम मांग रहे थे, यानी 10,000। लेकिन एक बार सोच लो, बाद में किसी से ये मत कहना कि सेठ ने तुम्हें लूट लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ये हीरा आपको बेच रहा हूँ। ये सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी तिजोरी से 10,000 निकालकर चमन लाल के हाथ पर रख दिए। चमन लाल ने सिक्कों की थैली अपने जेब में रखी और वहां से चलता बना। अब सेठ की समस्या का समाधान हो चुका था। उसे चमन लाल के भोलेपन पर बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि किस तरह से सिर्फ 10,000 में वो मान गया। सेठ बहुत ही खुश हो रहा था। अपने भाग्य और बुद्धि पर उसे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। इस हीरे को बेचकर होने वाले मुनाफे के बारे में सोचकर सेठ की आंखें चमक रही थीं। इतना धनवान होने के बावजूद भी असल में सेठ बहुत ही लालची था। उसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का लालच था। अब सेठ राजकुमारी के सेवादार के आने का इंतजार करने लगा। उसके द्वारा दी गई 7 दिन की अवधि भी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेवादार वापस नहीं आया। जौहरी कुछ दिन और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी के सेवादार को ना तो आना था और ना ही वो वापस आया। हालांकि सेवादार के द्वारा दिए गए 5,000 सेठ के पास आ चुके थे, लेकिन एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए चमन लाल को सेठ 10,000 दे चुका था। अब सेठ बहुत ही दुखी था कि उसे बैठे बिठाए 5,000 का घाटा हो चुका था। जब कई महीनों तक सेवादार वापस नहीं आया और ना ही चमन लाल कहीं दिखाई दिया, तो सेठ के मन में आया कि वो कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे, परंतु सोचने लगा कि ऐसा करने पर
बाजार और नगर में उसकी बदनामी हो जाएगी कि किस प्रकार वो खुद एक नकली हीरा खरीदकर उसे बेचना चाहता था। साथ ही साथ ये बात भी फैल जाएगी कि इतने बड़े और पारखी जौहरी को एक अनपढ़ देहाती बेवकूफ बना गया। इस तरह से उसकी सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपना मन महसूस कर रह गया। आज तक वो इसी उम्मीद में बैठा है कि शायद वो सेवादार कहीं से आ जाए और उस कांच के टुकड़े के बदले में बाकी धन दे जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में वो सेवादार चमन का ही एक दोस्त था और दोनों ने मिलकर सेठ को मूर्ख बना दिया। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।